हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम टू माय चैनल टीचिंग एग्जाम्स। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे सी टेट 2011 के मैथ्स के 30 क्वेश्चंस की, जो कि होंगे प्राइमरी लेवल के। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, भिन्नों की तुलना पढ़ाते समय जिसमें अंश समान है, जैसे 3/5 और 3/7, रोहित की प्रतिक्रिया थी। चूंकि अंश समान है और 7 5 से बड़ा है, अतः 3/7 3/5 से बड़ा है। यह बताया है कि नंबर 1, रोहित तुल्य भिन्नों की अवधारणा नहीं जानता। नंबर 2, रोहित ने अच्छी तरह अभ्यास नहीं किया है। नंबर 3, रोहित को भिन्नों के परिमाण की समझ नहीं है। या फिर नंबर 4, रोहित अंश और हर की अवधारणा नहीं जानता। तो हमारा सही जवाब होगा नंबर 1, रोहित तुल्य भिन्नों की अवधारणा नहीं जानता। हमारा अगला क्वेश्चन है, माचिस की तीलियों से बने निम्नलिखित पैटर्न की जांच कीजिए। यदि पैटर्न निरंतर जारी रहे तो 15वें चरण के लिए कितनी तीलियों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर 3 चरण दिए गए हैं, तो हमें काउंट करना होगा चरण 1 में कितनी तीलियां हैं, चरण 2 में और चरण 3 में भी कितनी तीलियां हैं। तो पहले चरण में तीलियां गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 6 तीलियां पहले चरण में है। दूसरे चरण में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तीलियां दूसरे चरण में है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 तीलियां हमारे चरण 3 में हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे 6 10 और 14 में डिफरेंस, 6 में 4 जोड़ो तो 10, 10 में 4 जोड़ो तो 14, तो 4 का डिफरेंस है। और एक ये श्रेणी भी बन रही है जो कि समान डिफरेंस से बन रही है। तो जब कोई श्रेणी समान डिफरेंस से बनती है तो वो समांतर श्रेणी कहलाती है। और समांतर श्रेणी में जब हम किसी भी पैटर्न का nवां पद ज्ञात करते हैं तो उसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला होगा Tn इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पर Tn क्या है, nवां पद जब हम किसी श्रेणी का ज्ञात करते हैं। a है हमारा प्रथम पद या फिर प्रारंभिक पद, n होती है वो डिजिट जो, जैसे 15वां चरण है तो 15n होगा। d होता है डिफरेंस, यानी जो श्रेणी होती है उसमें कितना अंतर समान रूप से आ रहा है। तो जैसे 6 के बाद 4 जोड़ा तो 10 आया, 10 पर 4 जोड़ा तो 14, तो 4 जोड़ रहे हैं तो वो समान श्रेणी बन रही है, तो डिफरेंस हमारा 4 होगा। तो इन्हीं वैल्यूज को रखते हैं फॉर्मूले में। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, Tn इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो Tn तो हमें 15वां पद ज्ञात करना है, तो a है हमारा 6 प्लस n-1, n क्या था, सॉरी तो n था हमारा 15, d था हमारा 4, तो 6 प्लस 15 में से 1 गया, 14 बचा, गुणे में 4 है, तो 14 चक्के 56 प्लस 6 यानी कि 62। तो 62 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 में, तो ऑप्शन 2 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भिन्नों की अवधारणा से परिचित करने के लिए शिक्षक शुरुआत कर सकता है। नंबर 1, a/b के रूप में भिन्न लिखना, जिसमें b 0 के बराबर नहीं है, b इज नॉट इक्वल टू 0 है। ओके। नंबर 2, उनके आसपास की वस्तुओं में भिन्न भागों की पहचान करना। नंबर 3, विभिन्न भिन्नों में अंश और हर की पहचान करना। या फिर नंबर 4, संख्या रेखा पर भिन्न का पता लगाना। तो भिन्नों की अवधारणा से परिचित करने के लिए शिक्षक शुरुआत कर सकता है उनके आसपास की वस्तुओं में भिन्न भागों की पहचान करना। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2 आकृतियां दी गई हैं, इसमें एक इकाई का 3/4 है, तो एक सही 1/2 क्या होगा। तो एक इकाई का, तो मान लेते हैं इस इकाई को x,
और ये दो आकृतियां दी हैं जो हमें नहीं पता क्या है, तो मान लेते हैं इन आकृतियों को 2। तो इकाई का 3/4 यानी x का 3/4 कितना है, इन दो इकाइयों के बराबर है। तो हमने इन दो आकृतियों को 2 माना है। तो x = 4 को ऊपर ले जाएंगे, 2 × 4, 3 को नीचे ले आएंगे तो 3, तो 8/3। पूछा जा रहा है 1 सही 1/2 क्या होगा। तो 1 सही 1/2 को हम 3/2 भी लिख सकते हैं। अब 3/2 × x क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो 3/2 × x हमारा था 8/3। तो 3 से 3 कैंसिल, 2 से 4, 2 × 8। तो ऐसी 4 आकृतियां होंगी जो 1 सही 1/2 के बराबर होंगी। तो 4 आकृतियां ऐसी हैं नंबर 3 में। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह 49532 का यानी 49,532 का सन्निकट 1000वां मान क्या होगा। तो इसमें 49,532 से जो ऊपर का मान होगा वो हमारे आसपास का मान है 50,000। अगर यहाँ पर 50,000 ऑप्शन ना होता तो हमारा यहाँ ऑप्शन 49,500 हो सकता था, लेकिन 49,532 से बड़ा मान दे रखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा, 50,000। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी महत्तम संख्या है। तो इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन के थ्रू ही सॉल्व करते हैं। तो पहला ऑप्शन है 2 + 2 का होल स्क्वायर। तो 2 + 2 4, इसका स्क्वायर का स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर जो कि होता है 256। 4 का स्क्वायर 16। ऑप्शन 2 2 + 2 + 2 2 4 6, 6 का स्क्वायर 6 × 36, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 का स्क्वायर 64। तो सबसे बड़ी संख्या 256 आ रही है। महत्तम संख्या पूछी है तो हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, बच्चे के पर्यावरण में जो वस्तुएं लुढ़कती या फिसलती हैं उन पर कक्षा में चर्चा शुरू करो। बच्चों को उनके आकार देखने में और यह समझने में कि कैसे कुछ वस्तुएं लुढ़कती हैं और फिसलती हैं सहायता करें। तो स्रोत दिए हैं, गणित के जादू सेकंड NCERT या NCERT की कक्षा सेकंड की पाठ्य पुस्तक में इस तरह के सुझाव यह समझने में शिक्षक की सहायता करते हैं कि नंबर 1, निदर्शन से संपूरित चर्चाएं विद्यार्थियों की संकल्पनाओं को बेहतर तरीके से समझने में सहायता करती हैं। नंबर 2, चर्चाएं बहुविध परिप्रेक्ष्यों को कक्षा में स्थान देती हैं। नंबर 3, चर्चा करना गणित की कक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ युक्ति है। या फिर नंबर 4, आसपास की चीजों के बारे में बच्चों का ध्यान आकर्षित करना शिक्षकों के लिए अनिवार्य है। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन 1, निदर्शन से संपूरित चर्चाएं विद्यार्थियों की संकल्पनाओं को बेहतर तरीके से समझने में सहायता करती हैं। तो ऑप्शन 1 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, NCERT की कक्षा 4 की गणित की पाठ्य पुस्तक के पाठों में इस तरह के शीर्षक हैं, कबाड़ी वाला, भोपाल की सैर, दुनिया कुछ ऐसी दिखती है। यह परिवर्तन किया गया है नंबर 1, दैनिक जीवन में जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए। नंबर 2, कबाड़ बेचने और यात्रा करने के बारे में जानने के लिए। नंबर 3, पाठों में गणितीय विषय वस्तु का अनुमान लगाने हेतु विद्यार्थियों को चुनौती देने के लिए। या फिर नंबर 4, उन्हें अलग से समझाने के लिए। तो ऑप्शन 1 हमारा सही होगा, दैनिक जीवन में जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए, ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन है, कुछ आम का भार 2 किलो 600 ग्राम है तथा कुछ सेबों का भार 1 किलो 450 ग्राम है। आमों का भार सेबों के भार से कितना अधिक है। क्वेश्चन में बताया है कि आमों का भार और सेबों का भार। आम का भार है 2 किलो 600 ग्राम और सेब का भार है 1 किलो 450 ग्राम। तो हम माइनस कर देंगे
तो 2 में से 1 गया 1 किलोग्राम, 600 में से 450 गया तो 150 ग्राम। तो आम का भार सेबों के भार से कितना अधिक है? 1 किलो 150 ग्राम। तो ये ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 4 में। ऑप्शन 4 हमारा सही होगा। आम जो है वो 1 किलो 150 ग्राम सेब से ज़्यादा है। हमारा अगला क्वेश्चन, गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना में शामिल है। नंबर 1 क्रियाकलाप आधारित उपागम, नंबर 2 अनुमान लगाना, नंबर 3 व्यापक अभ्यास, या फिर नंबर 4 व्याख्या पर पहुंचने के लिए संकेतों का प्रयोग। तो गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना शामिल है क्रियाकलाप आधारित उपागम पर। तो हमारा ऑप्शन 1 सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं में आकार और स्थान की समझ विकसित करने के लिए किए जाने वाले निम्नलिखित कार्यों को क्रम से लगाइए। नंबर 1 2D आकारों की भुजाओं और शीर्षों का अवलोकन करते हुए उनकी विशेषताओं का मिलान करना। नंबर 2 2D आकारों की विशेषताओं का सहज बुद्धि से वर्णन करना। नंबर 3 2D आकारों को छांटना, या फिर नंबर 4 विभिन्न 2D आकारों की भुजाओं, शीर्षों और विकर्णों की गणना करते हुए उनका वर्णन करना। तो हमें इनको रीअरेंज करना है, तो देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें 2D आकारों को छांटना है, उसके बाद अवलोकन करना होता है, तो अवलोकन वर्ड है ऑप्शन ए में। फिर हम 2D आकारों की भुजाओं और शीर्षों और विकर्णों की गणना करते हुए उनका वर्णन करेंगे, और लास्ट में हम 2D आकारों की विशेषताओं का सहज बुद्धि से वर्णन करेंगे। तो पहले हमारा होगा सी, फिर होगा हमारा अवलोकन वाला ए, फिर हम भुजाओं, शीर्षों और विकर्णों की गणना करेंगे तो ऑप्शन डी, और लास्ट में होगा हमारा ऑप्शन बी। तो देखते हैं सी ए डी बी किस में है। सी से स्टार्टिंग ऑप्शन नंबर 2 सी ए डी बी, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में आकार और स्थान की समझ विकसित करने के लिए किए जाने वाले निम्नलिखित कार्यक्रमों को क्रम से लगाइए। तो पहले हम 2D आकार को छाटेंगे, फिर हम 2D आकारों की भुजाओं और शीर्षों का अवलोकन करते हुए उनकी विशेषताओं का मिलान करेंगे, फिर 2D आकारों की भुजाओं, शीर्षों और विकर्णों की गणना करते हुए उनका वर्णन करेंगे, और लास्ट में 2D आकारों की विशेषताओं का सहज बुद्धि से वर्णन करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि एक ऑपरेटर साइन दिया हुआ है को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया जाए। तो नंबर 1, तो ये 4 + 3 = 4 + 5 + 6, फिर 5। यहाँ पर जो ये ऑपरेटर दिया है इसका मतलब है जब 4 के आगे ये ऑपरेटर +3 है, इसका मतलब 4 के बाद बढ़ते हुए क्रम में हमें 4 से 3 संख्याओं तक बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो 4 से बढ़ते हुए क्रम में 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, फिर 5 के बाद बढ़ते हुए क्रम में हमें 4 संख्याओं तक लिखना है। तो 5 के बाद 6, 7, 8, तो फिर 6 के बाद 4 बढ़ते हुए क्रम में लिखने हैं, तो 6 के बाद 7, 8, 9 4 बार लिख दिया। इसी तरह 9 n के बाद 8, यानी ये ऑपरेटर का मतलब है 8 बार, आगे 8 बार हमें n के मानों को लिखना है बढ़ते हुए क्रम में। तो चलिए लिखते हैं। पहला होगा n, 8 बार लिखना है हमें, तो दूसरा होगा n+1, n+2, n+3, n+4, n+5, और इनके बीच में प्लस का साइन है। फिर n+6, n+7, 8 बार हमारे हो गए। तो चलिए जोड़ लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। n जो है वो 8 बार हैं। 1 2 और 1 3 3 6 4 10 10 5 15 6 21 7 28। तो 8n + 28 देखते हैं किस ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। एक शिक्षक बॉक्स कक्षा से पर
1/8 निरूपित करने के लिए कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा निरूपण गलत है? ये 4 हम लोगों को आकृतियां दी गई हैं। इसमें हमें बताना है कि जैसे किसी एक बॉक्स को हमने 1/8 भागों में डिवाइड किया है तो बराबर भागों में डिवाइड करना है। तो इसमें से कौन सा भाग है जो 1/8 को सही से निरूपित नहीं करता या फिर बराबर नहीं है? तो ऑप्शन 1 हमारा सही होगा। इसमें तो चारों आकृतियां बराबर हैं। आकृतियां भले ही भिन्न हो लेकिन इनका क्षेत्रफल बराबर है, तो इसलिए ऑप्शन 1 हमारा सही है। ये 1/8 को निरूपित करता है। ऑप्शन नंबर 2 भी 1/8 को निरूपित करता है और ऑप्शन नंबर 4 भी 1/8 को निरूपित करता है। ऑप्शन नंबर 3 में ये भले ही बराबर है लेकिन ये नहीं बराबर है, इसलिए ऑप्शन 3 हमारा जवाब सही होगा। ऑप्शन 3 में ये आकृतियां 1/8 को निरूपित नहीं करती। हमारा अगला क्वेश्चन है, गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। नंबर 1 प्रगति पत्रक को भरना। नंबर 2 सन्नांत परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना। नंबर 3 बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना। या फिर नंबर 4 अभिभावकों को प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक देना। तो पहले जान लेते हैं निदानात्मक परीक्षण होता क्या है। निदानात्मक परीक्षण में शिक्षक बच्चे की या फिर जो छात्र होता है उसकी कमी को पहचानता है और बाद में उसका निदान भी निकालता है। इस प्रक्रिया को ही निदानात्मक परीक्षण कहते हैं। तो हमारे यहाँ ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 407928 को पढ़ा जाएगा। नंबर 1 40,928। नंबर 2 4,07,928। नंबर 3 4,79,028। नंबर 4 47,928। तो देखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो 4,07,928। तो किस में है ये ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 2 4,07,928। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई L है और उसकी चौड़ाई लंबाई की आधी है। ठीक है, आयत की लंबाई मान लेते हैं स्मॉल l जो कि है कैपिटल L, उसकी चौड़ाई लंबाई की आधी है। तो चौड़ाई को हम b से डिनोट कर रहे हैं और उसकी चौड़ाई कितनी है? लंबाई की आधी यानी L/2। इस आयत का परिमाप क्या होगा यदि, यानी एक कंडीशन दे रखी है आगे जिसको हम दूसरी इक्वेशन बनाएंगे, यदि उसकी लंबाई 2 गुनी कर दी जाए। किसकी? आयत की। तो अब दूसरी इक्वेशन में आयत की जो लंबाई होगी उसे 2 गुना कर देंगे एवं उसकी चौड़ाई को समान रखा जाए। तो चौड़ाई पहले क्या थी? L/2, तो उसको समान रखते हुए इस बार भी रखेंगे L/2। तो अब आयत का परिमाप ज्ञात करना है। आयत का परिमाप फॉर्मूला क्या होता है? आयत का परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, और इस बार लंबाई प्लस चौड़ाई हमें नई वाली रखनी है जो कंडीशन के बाद बताई गई थी। तो चलिए रखते हैं फॉर्मूले में। आयत का परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 गुणे लंबाई थी हमारी 2 गुनी यानी 2L, प्लस चौड़ाई थी समान यानी L/2। तो 2L एलसीएम लिया 2, तो 2 2 जा 4, 4L प्लस L यानी 5L/2। तो 2 × 5L/2, 2 से 2 कैंसिल तो बचा 5L। तो ऑप्शन 4 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, षटभुजाकार पिरामिड के बारे में कौन सा कथन सत्य है? नंबर 1 इसके 2 षटभुजाकार फलक होते हैं और 6 आयताकार फलक होते हैं। नंबर 2 इसके 6 षटभुजाकार फलक होते हैं जो 6 आयताकार फलकों से जुड़े हुए होते हैं। नंबर 3 इसके 6 फलक होते हैं और प्रत्येक फलक षटभुजाकार होता है। या फिर नंबर 4 एक बिंदु पर मिलते हुए 6 त्रिभुजाकार फलक के साथ इसका षटभुजाकार आधार होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 सही होगा। इसके 6 फलक होते हैं और प्रत्येक फलक षटभुजाकार होता है।
तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदू अरबी संख्यांकन पद्धति में 4 अंक वाली कितनी संख्याएं हैं? नंबर 1 9,999, नंबर 2 9,000, नंबर 3 99 या फिर नंबर 4 8,999। तो चलिए देखते हैं। जब 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 999, उसी तरह जब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछी जाए तो वो होती है 9,999। हमें पूछा गया है 4 अंक वाली कितनी संख्याएं हैं, तो 4 अंक की संख्याएं निकालने के लिए 9,999 में से 999 घटाना होगा, तो हमारे पास 9,000 बचेगा, जो होगी हिंदू अरबी संख्यांकन पद्धति में 4 अंक वाली संख्याएं 9,000। ऑप्शन 2 हमारा सही होगा। विकास 56 विद्यार्थियों की कक्षा को गणित पढ़ाता है। उसका यह विश्वास है कि यदि परीक्षा के तुरंत बाद प्रतिपुष्टि दी जाए तो वह प्रभावी होती है। वह 10 अंकों की एक छोटी कक्षा परीक्षा का आयोजन करता है, टेस्ट लेता है, यानी प्रभावी तरीके से प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक देने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा? तो नंबर 1, वह पूरी कक्षा के लिए चर्चा का आयोजन करता है कि वे किन तरीकों से अपने उत्तर पर पहुंचें और सही उत्तर पर पहुंचने की प्रभावी युक्ति कौन सी है। नंबर 2, वह यादृच्छिक रूप से किसी भी एक कॉपी का चयन करके और बोर्ड की सहायता से उस कॉपी में उत्तर प्राप्त करने की विधि पर चर्चा करें। नंबर 3, वह विद्यार्थियों को एक दूसरे के उत्तरों की जांच करने दें। या फिर नंबर 4, वह प्रत्येक सवाल के हल को बोर्ड पर समझाए और विद्यार्थियों से कहे कि वे स्वयं अपने उत्तरों को जांचें। तो यहाँ पर सबसे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, कि जब टीचर सवाल के हल को बोर्ड पर समझाएगा और विद्यार्थियों से कहेगा कि स्वयं अपनी अपनी कॉपियों को देखो कि कौन सा सही जवाब है, कौन सा गलत है, और जो गलत है वो कहाँ पर गलत है, वो सबसे प्रभावी तरीका होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक आकार पढ़ाने के लिए ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण की योजना बना सकता है क्योंकि नंबर 1, क्षेत्र भ्रमण सीबीएसई द्वारा अनुशासित किए गए हैं, इसलिए ये अति आवश्यक है। नंबर 2, आकार किसी भी वास्तुकला का अभिन्न हिस्सा होते हैं और इस तरह के भ्रमण सभी विषयों के आपसी संबंधों को बढ़ावा देते हैं। नंबर 3, उसने समय रहते अधिकांश पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है और उसे अवकाश उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। या फिर नंबर 4, यह गणित की रोजाना कक्षा के लिए एक अच्छा अवकाश होगा और साथ ही संप्रेषण परक कौशलों में सुधार के लिए एक बेहतर अवसर होगा। तो एक शिक्षक आकार पढ़ाने के लिए अगर ऐतिहासिक स्थानों की भ्रमण की योजना बना सकता है, क्योंकि आकार किसी भी वास्तुकला का अभिन्न हिस्सा होते हैं और इस तरह के भ्रमण सभी विषयों के आपसी संबंधों को बढ़ावा देते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक पासे में विपरीत फलकों की संख्या का योगफल 7 होता है, निम्नलिखित में से कौन सा पासे में वलन होगा? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है विपरीत फलकों की संख्याओं का योगफल 7 है। तो विपरीत फलक का योग कैसे निकालते हैं? हमारे यहाँ ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अब यहाँ पर विपरीत फलक कैसे निकालते हैं ये देखते हैं। यहाँ पर विपरीत फलक के लिए जैसे 5 के अपोजिट 2 को गिनेंगे, 5 + 2 = 7। यहाँ पर लिखते हैं 5 + 2 = 7। विपरीत फलक ये हुए। 3 का विपरीत फलक होगा 4, 3 + 4 होता है 7। और 1 का विपरीत फलक होगा 6, तो 6 + 1 = 7। तो यही पूछा जा रहा है कि एक पासे में विपरीत फलकों की संख्याओं का योगफल 7 होता है। तो सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में ही सभी विपरीत फलकों का जो योगफल है वो 7 हो रहा है, बाकी ऑप्शन 1, 3 और 4 में नहीं हो रहा। यहाँ पर देखिए 6 और 5 11, 4 और 3 7 और 2 और 1 3, यानी 7 अपोजिट गिनते हुए तीनों में 7 नहीं आ रहा है। यहाँ पर देखते हैं 1 और 2 3 होगा, 5 और 3 8 होगा, 6 और 4 10 होगा, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 में 2 और 1 3 होगा, 6 3 9 होगा और 5 और 4 9 होगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा।
इसी में 5 2 7, 4 3 7 और 6 और 1 7 आ रहा है। तो ऑप्शन 2 हमारा सही हुआ। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक से शुरुआत कर सकता है। नंबर 1, इकाई वर्ग गणना की सहायता से आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना। नंबर 2, भिन्न आकारों की आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्रों को स्पष्ट करना। नंबर 3, हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक आदि विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना। या फिर नंबर 4, आयत की लंबाई और चौड़ाई का पता लगाना और आयत के क्षेत्रफल के सूत्र जो कि होता है लंबाई गुणे चौड़ाई का प्रयोग करते हुए क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक किससे शुरुआत कर सकता है? याद रखिएगा गाइज, ये प्राइमरी लेवल का क्वेश्चन है, तो हमें प्राइमरी के ही हिसाब से आंसर भी देना होता है। तो प्राइमरी के बच्चों को जब क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराया जाएगा तो शिक्षक अपने हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक आदि विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करेगा, जिससे बच्चों को आसानी से समझ में आएगा। तो ऑप्शन 3 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जब राजन के सामने शाब्दिक समस्याएं आती हैं तो वह प्रायः पूछता है, मैं जमा करूं या घटा, मैं गुणा करूं या भाग। इस तरह के प्रश्न बताते हैं कि नंबर 1, राजन संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता। नंबर 2, राजन जोड़ और गुणा नहीं कर सकता। नंबर 3, राजन कक्षा में बाधा डालने के लिए अवसर खोजता है। या नंबर 4, राजन को भाषा समझने में कठिनाई होती है। तो राजन के सामने शाब्दिक समस्याएं आती हैं, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, राजन संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप बताइए। ऑप्शन 1 24 सेंटीमीटर, ऑप्शन 2 28 सेंटीमीटर, ऑप्शन 3 18 सेंटीमीटर या ऑप्शन 4 20 सेंटीमीटर। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। समचतुर्भुज यानी जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं समान होती हैं उन्हें समचतुर्भुज कहते हैं, और भुजाएं चारों समान होती हैं तो ये एक वर्ग भी बनाते हैं। एक समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री कोण पर काटते हैं, और विकर्णों की लंबाई जैसे विकर्णों की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर दे रखे हैं, तो जब ये विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं तो ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर होती है। तो ये पूरी 8 है तो आधी हुई 4 और ये 4, ये 3 और ये 3। ये हुई 4, ये 4, ये 3 और ये 3, और ये कोण हुआ 90 डिग्री का। तो इसका परिमाप बताना है। तो समचतुर्भुज के परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 गुणे 1 भुजा। तो इसमें 4 तो ठीक है, लेकिन एक भुजा कौन सी है ये हमें ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगानी होगी। पाइथागोरस प्रमेय हम इस त्रिभुज पे लगाएंगे, क्योंकि ये 90 डिग्री का है। तो ये कर्ण हुआ, ये लंब हुआ और ये आधार हुआ। तो पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आधार है 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस लंब है 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25। चूंकि ये कर्ण स्क्वायर है हमें भुजा 1 चाहिए, तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू 25, तो कर्ण होगा हमारा 5। तो ये भुजा हो जाएगी 5। तो जो एक भुजा निकली है वो 5 है, बाकी भुजाएं बराबर ही होती हैं, तो बाकी सारी भुजाएं ये सब 5 होंगी। तो परिमाप बताना है, या तो ऐसे जोड़ लीजिए 5 5 5 5, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर हैं और परिमाप यही होता है। चारों ये भुजा है, इनको जोड़कर ही हम पूरा परिमाप निकाल सकते हैं। तो 5 5 5 5 10, 5 15, 5 20, या फिर फॉर्मूला लगा दीजिए 4 गुणे 1 भुजा। एक भुजा कितनी है 5, तो 4 पंचे 20। तो ऑप्शन 20 हमारा सही जवाब होगा, ऑप्शन 4 20 सेंटीमीटर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तालिका को ध्यान से देखिए। स्टेशन दिए हैं नई दिल्ली निगमन, फरीदाबाद आगमन निगमन, मथुरा आगमन, बस 1, बस 2, बस 3। इनमें से कौन सी बस नई दिल्ली से मथुरा पहुंचने में सबसे कम समय लेती है?
तो चलिए देखते हैं। बस 1। तो हमें बीच के इन नंबरों से कोई मतलब नहीं है, हम अपने इस नंबर से शुरुआत का पहला नंबर और लास्ट के नंबरों से ही पता करेंगे। 19:15 यानी कि 7:15। तो इसको हम 24, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटे में हम 19 घंटा 15 मिनट को घटा देंगे। 24 में से 19 15 को घटाएंगे तो इधर बचेगा 1 घंटा, यहाँ से कैरी लिया तो यहाँ पर 23 घंटा बचा, और यहाँ पर मिनट है तो मिनट आएंगे तो 60। तो 10 में 5 गया 5, यहाँ बचा 5, 5 से 1 गया 4, और यहाँ पर 23 बचा, तो 19 20 21 22 23 यानी कि 4:45। और यहाँ पर 0040 है जो कि होता है 12:40, तो हम इसमें 40 मिनट है तो हम 40 मिनट जोड़ देंगे। तो 5 4 4 8 और ये 4 घंटे और 85 मिनट। तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो जो एक्स्ट्रा के हैं यानी 70 80 25 मिनट हैं वो इधर ही रहने देंगे, और 1 घंटा हम इधर जोड़ देंगे जो कि हो जाएगा 5 घंटे 25 मिनट। तो इस 5 घंटे 25 मिनट, तो जो बस पहली है उसे नई दिल्ली से मथुरा पहुंचने में 5 घंटे 25 मिनट का समय लगा। अब बस 2 का समय देखते हैं। 12:30 से चली है, अब 18:10 पर पहुंची है, तो हम 18:10 से 12:30 को घटा देंगे। 12:30। तो देख रहे हैं यहाँ पे 10 छोटा है, तो 18 से हम 60 मिनट यानी 1 घंटा कैरी लेंगे और इधर मिनट में जोड़ेंगे जो कि होंगे 60, तो हो जाएंगे 70। तो 70 में 30 गए 40, और यहाँ से 1 घंटा हम उधर कैरी ले गए थे तो बचा था 17, तो 17 से 12 जाएंगे तो बचेगा 5, तो 5 घंटे 40 मिनट दूसरी बस को लगा। इसी तरह हम तीसरी बस का भी निकालते हैं। 16:45 और 21:55। 21:55 में हम 16:45 घटा देंगे, तो 5 5 0, 5 4 में से 1, 16 और 21, तो बचा 5। तो यहाँ पर सबसे कम टाइम लग रहा है 5:10 यानी बस नंबर 3 को। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 1 सही। बस नंबर 3 को सबसे कम टाइम लगता है दिल्ली से मथुरा पहुंचने में। हमारा अगला क्वेश्चन है, भिन्नों का योग पढ़ाते समय शिक्षक को नीचे दी हुई एक त्रुटि ज्ञात हुई। 1/2 + 1/3 = 2/5। इस स्थिति में शिक्षक को उपचारात्मक कार्य के रूप में क्या करना चाहिए? नंबर 1, प्रत्येक भिन्न के परिमाण को समझने में बच्चे की सहायता करनी चाहिए। नंबर 2, लघुत्तम समापवर्त यानी कि लासा की अवधारणा को समझने में बच्चे की सहायता करनी चाहिए। नंबर 3, बच्ची से कहें कि वह अधिक से अधिक अभ्यास करे। या फिर नंबर 4, इसमें अधिक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए क्योंकि बच्ची जैसे ही बड़ी होगी वह समझ जाएगी। तो बच्ची 1/2 + 1/3 = 2/5 लिखती है, तो शिक्षक को क्या उपचारात्मक कार्य करने चाहिए? बच्चे को लासा की अवधारणा को समझने में बच्चे की सहायता करनी चाहिए। तो टीचर बच्चे को लासा समझाने का प्रयास करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, माप की अवधारणा विकसित करने हेतु अपनाए गए निम्नलिखित कार्यों को क्रम से लगाइए। नंबर 1, शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। नंबर 2, शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए अमानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। नंबर 3, शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करते हैं। और नंबर 4, शिक्षार्थी मीटर इकाइयों के बीच के संबंधों को समझते हैं। तो हमें इनको रीअरेंज करना है, तो चलिए करते हैं। इसमें एक बात याद रखिएगा गाइस, पहले हम अमानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं, उसके बाद मानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। तो हम पहले अमानक इकाइयों का प्रयोग करेंगे, बाद में मानक इकाइयों का। तो जो भी ऑप्शन होगा उसमें बी पहले आएगा, बाद में ए आएगा। तो बी पहले और बाद में ए किस किस में है? ऑप्शन ए में और ऑप्शन नंबर 4 में। तो ये ऑप्शन 3 और 2 काट देते हैं, तो हमारा ऑप्शन या तो ए होगा या तो 4 होगा। फिर देखते हैं कि
शिक्षार्थी सरल अवलोकन, पहले हम अवलोकन ही करते हैं, वस्तुओं को सत्यापित करते हैं, बाद ही में तो उनके बीच के संबंधों को समझेंगे। तो ऑप्शन सी, शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करते हैं। फिर शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए अमानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। फिर शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। और लास्ट में शिक्षार्थी मीटर यानी मैट्रिक इकाइयों के बीच के संबंधों को समझते हैं। तो पहले हम अवलोकन द्वारा सत्यापित करेंगे, यानी पहले सी होगा, अमानक यानी बी, फिर होगा मानक यानी ए, और लास्ट में होगा डी। तो सी बी ए डी किस में है? सी बी ए डी है ऑप्शन नंबर 1 में। तो हमारा ऑप्शन 1 सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है। नीचे दिए गए कथनों में से वह कथन चुनिए जो उपरोक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता। नंबर 1, उसे पढ़ाने की विधि। नंबर 2, आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना। नंबर 3, पाठ्य पुस्तकों में प्रस्तुत सामग्रियों के लिखने का तरीका। या फिर ऑप्शन 4, कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलाप एवं अभ्यास। तो एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है। तो आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, इन दिनों दाम बढ़ने शुरू हो रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ इस स्थिति को निरूपण करता है? तो यहाँ 4 ग्राफ दिए गए हैं जिसमें बताना है कि समय के साथ साथ किस ग्राफ में कीमत भी बढ़ रही हैं। तो पहले ग्राफ में तो कीमतें समय के साथ साथ बढ़ती हैं लेकिन फिर घट भी जाती हैं। तो ऑप्शन 1 हमारा गलत होगा। ऑप्शन नंबर 2 में भी समय के साथ साथ कीमत पहले बढ़ी फिर घट भी गई। ऑप्शन 3 में समय के साथ साथ कीमत भी बढ़ती जा रही है और बढ़ती जा रही है। और ऑप्शन नंबर 4 में भी कम और ज़्यादा है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा क्योंकि इसी में समय के साथ साथ कीमत बढ़ रही है। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए क्या जरूरी है? नंबर 1, सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना। नंबर 2, सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता। नंबर 3, अधिकतर सूत्रों को याद करना। या फिर नंबर 4, बहुत जल्दी सवालों को हल करना। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए जरूरी है। तो ऑप्शन 1 हमारा सही होगा। होपफुली गाइज आपको इस वीडियो के सभी 30 क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल बटन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।